नमस्कार मेरे भाई, मॉक टेस्ट के जीएस वाले सेक्शन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चंस बड़े ही प्यारे प्यारे थे, बड़े शानदार क्वेश्चंस थे और वैसा ही इनका सॉल्यूशन भी होगा। समझेंगे हम क्वेश्चन करना कैसे चाहिए था और सेम टॉपिक से अगर आगे क्वेश्चन आए तो वो भी आपसे बनना चाहिए, उसको भी हम समझते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। आपसे कह रहा है कि वी शेप्ड वैलीज गॉर्जिस, जो गड्ढा सा हो जाता है, खाई आपने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, एंड कैनियंस आर एग्जांपल ऑफ लैंडफॉर्म्स शेप्ड बाय विच जियोलॉजिकल प्रोसेस। जब मान लीजिए नदी का पानी सडन डाउनफॉल होता है, एकदम से गिरता है, तो वहीं पर क्या बनते हैं, इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलती है, चाहे वी शेप वैलीज हो जाए, गॉर्जिस हो जाए या कैनियंस हो जाए, ये आपको देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो, देखिए ग्लेशियल डिपोजिशन, हिमनदीय निक्षेपण, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे क्या बनेगा, इससे तो मोराइन वगैरह बनेगा, तो मोराइंस वगैरह बनेगा इससे, तो है ना, तो ये नहीं हो सकता। एओलियन, एओलियन मतलब ये पवन से निर्मित होता है, यानी कि विंड इरोजन से संबंधित है। जो विंड इरोजन, जो हवा इरोजन करती है, क्षरण करती है, ये उससे संबंधित है। तो इसका नदी से क्या लेना देना, इसका मतलब है दूसरा भी नहीं हो सकता। नदीय अपर्दन, नदी के द्वारा अपर्दन होता है, हाँ भाई ये तो हो सकता है। नेक्स्ट है कास्ट डिसोल्यूशन, इससे तो केव्स वगैरह बनती हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो इसको भी काट देते हैं। इसका मतलब है फ्लूवियल इरोजन, इरोजन यानी कि नदीय अपर्दन आपका सही उत्तर हो जाना चाहिए। तो और देख रहे हो बड़े प्यार से आपको आंसर निकल के आ गया, नदी से संबंधित है। वी शेप वैली नदी में आपको देखने को मिलती है, गॉर्जिस या कैनियंस, तो वही आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि कैग से संबंधित है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आप सब लोग जानते हो कि कैग कौन है भैया, एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 148 है ना, पार्ट नंबर 5 में आर्टिकल 148 आता है, जिसको कहते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महानिदेशक और महालेखा परीक्षक है ना। महालेखा परीक्षक का काम क्या हो जाता है कि जितने भी डिपार्टमेंट है, जिसको जितना जितना पैसा दिया गया उसने वो सही से खर्च किया या नहीं किया, सबका लेखा जोखा कौन रखता है, कैग रखता है। महालेखा परीक्षक तभी तो कहा जाता है, वॉच डॉग ऑफ पब्लिक पर्स भी बोला जाता है, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी भी बोला जाता है, पीएसी, क्योंकि ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए कॉमन होता है। तो केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राज्य की रिपोर्ट गवर्नर को देता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को सेंटर की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है सेंट्रल लेवल पर, उसके सामने रख देता है। तो इसीलिए इसकी रिपोर्ट को फिर कौन चेक करता है, पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी चेक करती है, लोक लेखा समिति जिसको कहा जाता है। अब ये जो कैग होता है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के ही द्वारा की जाती है और ये सेंट्रल लेवल पर और राज्य लेवल पर दोनों के लिए काम करता है, कॉमन पर्सन होता है। तो कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। अ कैग कैन होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, बिल्कुल सही बात है। अगर यही स्टेट लेवल पर होता तो 62 ईयर्स एज होती रिटायरमेंट एज, लेकिन केंद्र लेवल पर रिटायरमेंट एज कितनी होती है, चाहे इलेक्शन कमीशन की बात कर लो, चाहे कैग की बात कर लो, तो 65 ईयर्स होती है। या तो इसके कार्यकाल को 6 साल हो जाए या फिर 65 साल इसकी उम्र हो जाए, तो ये रिटायर हो जाएगा। इसका मतलब है दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस ऑफ कैग, यानी कि कैग का जो ऑफिस होता है उसके जितने भी खर्चे होते हैं, आर वोटेड अपॉन बाय द पार्लियामेंट। ओहो, उसके लिए पार्लियामेंट वोट डाल करके उन खर्चों को निकाल लेगी ना मुन्ना ना। इसके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ये सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं। तो भैया संचित निधि जिसे बोला जाता है आर्टिकल 266 वाली, जहां से पूरे सरकार के खर्चे होते हैं, वहीं से भैया कैग के ऑफिस के भी खर्चे होते हैं। इसका मतलब है तीसरा वाला गलत है, और अगर तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए सही उत्तर। तो ऐसे ही करके आंसर आना चाहिए था। अगला देखो, मणिपुर संघाई उत्सव के बारे में कथन क्या है। मणिपुर संघाई फेस्टिवल की बात कर रहा है, संघाई फेस्टिवल ऑफ मणिपुर। सबसे पहली बात तो ये आपका जो है सालाना होता है, नवंबर के महीने में होता है, लगभग 21 से लेकर 30 नवंबर के बीच में ये होता है। दूसरी चीज ये, यहाँ पर अपने कल्चर को शोकेस किया जाता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, आपको देखने को मिलेगा। तो देखेंगे इसका नाम राज्य पशु बहु सींग वाले संघाई हिरण के नाम पर रखा गया है, ब्रो ऑल्टर्ड संघाई डियर, संघाई डियर के नाम पर रखा गया है, इसका मतलब है ये तो सही है। दूसरा है द फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली, एनुअली का मतलब क्या है, सालाना किया जाता है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। मैंने लिखा है टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म मिनिस्ट्री, और ये कह रहा है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, इसका मतलब है ये गलत है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं है भैया, टूरिज्म मिनिस्ट्री है, अभी अभी तो बताया, इसका मतलब है दूसरा गलत है। और दूसरा गलत है तो आंसर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी 2 है। आप
क्वेश्चन ऐसी सॉल्व क्या करोगे, अगर हमें पता चल गया जैसे दूसरा गलत है तो उसको ढूंढो, जहां जहां 2 लिखा है उस ऑप्शन को कट कर दो। तो ये भी नहीं हो सकता इसमें 2 है, ये भी नहीं हो सकता इसमें 2 है, और ये भी नहीं हो सकता इसमें 2 है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 1 एंड 3 सही हो गया। अगर हमें सिर्फ ये पता होगा ना कौन सा डिपार्टमेंट करता है तो भी हम इस आंसर को कर सकते थे। नेक्स्ट कह रहा है इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर में ही तो होता है, हमने कहा टू प्रमोट स्टेट टूरिज्म। अब जब टूरिज्म को प्रमोट किया जाना है तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ही तो करेगा, पर्यावरण को प्रमोट करने की तो बात नहीं करी गई। तो टूरिज्म एंड कल्चर, तो अपने कल्चर को और टूरिज्म को यानी पर्यटन को प्रमोट करने के लिए होता है। नेक्स्ट कह रहा है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 3 ताल के एक मानक चक्र में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, बताइए भैया। तो इसमें कितनी होती हैं, 16। 4-4 के कॉम्बिनेशन होते हैं कि नहीं होते, 4 + 4 + 4 + 4, तो ये कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं मेरे भाई। आपसे नेक्स्ट कह रहा है कि एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर गुफा 16 की कौन सी स्थापत्य विशेषता इसे अधिकांश अन्य भारतीय रॉक कट संरचनाओं से अलग करती है। रॉक कट टेम्पल्स होते हैं, पत्थर को काट करके जिन टेम्पल्स को बनाया जाता है बेसिकली, तो बाकी अलग से अलग करती है, बताइए भैया। तो इट इज अ मैसिव फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथिक टेम्पल एक्सवेटेड टॉप डाउन फ्रॉम अ सिंगल बेसाल्ट क्लिफ। ये एक सिंगल बेसाल्ट पत्थर से बना हुआ है जिसको ऊपर से काट करके नीचे की तरफ लाया गया है, और जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। इसका मतलब है आंसर ए ही सही हो गया। देख लेते हैं। इट इज अ मल्टी स्टोरीड बुद्धिस्ट विहार डेकोरेटेड विद द एक्सटेंसिव फ्रेस्को पेंटिंग्स, बिल्कुल नहीं है भैया, ये हो नहीं सकता है। इट इज अ फीचर ऑफ लार्ज ब्रिक स्तूपा बिल्ट इनसाइड अ नेचुरल लाइमस्टोन, तो है ही नहीं भैया, ये तो है नहीं, बेसाल्ट रॉक है, बेसाल्ट है, ये दिख रही है आप लोगों को। इट इज बिलोंग एंटायरली टू द अर्ली सुंगा पीरियड, नहीं भैया, सुंगा पीरियड से रिलेटेड है ही नहीं, राष्ट्रकूट पीरियड से रिलेटेड है। आप सब लोग राष्ट्रकूट पीरियड से रिलेटेड है, तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सारी चीजें वहां से गो थ्रू करते ही हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला आपसे कह रहा है कि इन विच फेमस जुडिशियल केस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। भाई एक बात बताऊं आपको, देखो समझो बात को, हमारा जो भाग नंबर 2 है, जो भाग नंबर 2 है उसमें दिए गए फंडामेंटल राइट्स, और जो भाग नंबर 4 है उसमें दिया गया है डीपीएसपी। और फंडामेंटल राइट्स किस में है, भाग 2 में है। जो भाग 2 है वो जस्टिफिएबल है, इसका मतलब है अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हो, और सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, कोर्ट के थ्रू उसको इंप्लीमेंट करवाया जाएगा। वही डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी आपका राज्य कल्याण के लिए होते हैं, तो इनको जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता है ना, नॉन जस्टिफिएबल ही होते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की तरफ लेकर के जाते हैं, वहीं डीपीएसपी आपको जो है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने के लिए कहता है। तो पहले के समय क्या बातें चलती आ रही थी, बातें ये चलती आ रही थी कि डीपीएसपी को वरीयता दी जाए, क्योंकि डीपीएसपी पूरे राज्य के कल्याण के लिए है, फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल पर्सन के लिए होते हैं। जैसे आपके पास बोलने का अधिकार है, विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, इसका मतलब है जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, इंडिविजुअल के लिए होते हैं। इंडिविजुअल है ना, व्यक्तिगत अधिकार है, इंडिविजुअल राइट्स हैं, एक पर्सन के लिए होते हैं, और ये पूरे के पूरे समाज के लिए होते हैं। एक राज्य ने लागू किया तो पूरे राज्य में लागू किया, है ना। तो बात यह आई कि भैया इसको वरीयता दी जाए, बट यहां पर बात यह है कि जो केशवानंद भारती केस है, इस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी थी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की मूल संरचना, कि भैया कुछ भी हो लेकिन संविधान की मूल संरचना को चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर एक को वरीयता दे दी जाए, एक को प्राइमेसी दे दी जाए, सुप्रीम बना दिया जाए, तो दूसरे वाले की फिर बेसिक स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ता है। तो फिर एक और केस हुआ जिसको मिनर्वा मिल केस कहा गया, 1680 वाला, और इसमें यह कहा गया कि भैया जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डीपीएसपी है, मिनर्वा मिल केस में क्या कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डीपीएसपी है इसमें वरीयता मत दो, इन दोनों के बीच में क्या रखो, बैलेंस रखो, ताकि मूल संरचना पर कोई असर ना पड़े। एक को आप सुप्रीम करोगे तो मूल संरचना पर असर पड़ेगा। ये किस में कहा गया था, मिनर्वा मिल केस में। तो आंसर होगा मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980।
इसके अलावा मुन्ना बात करें किसकी, मेनका गांधी केस की, तो मेनका गांधी केस आर्टिकल 21 से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 21 से संबंधित है, काफी केस लंबा चला था। गोलकनाथ केस की बात करें तो गोलकनाथ केस में यह कहा गया था कि जो संसद है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है। क्या कहा गया था, संसद फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है, ये कहा गया था। बाकी केशवानंद भारती केस तो भाई सबसे बड़ा केस है, अब तक का बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी भी दी गई थी और 13 जजेस की बेंच भी बैठी थी, ये तो काफी बड़ा केस है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी अदालत में गैर न्यायोचित घोषित किया गया है। गैर न्यायोचित का मतलब है आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। बिहार ने दारू बैन कर दी, गुजरात ने कर दी, इसका मतलब है मध्य प्रदेश नहीं चिल्ला सकता कि हमारी भी दारू बैन करो, बिहार की और गुजरात की हो गई है। राज्य को लगता है कि कैपेबल है तो वो कर देगा, नहीं लगता है तो वो नहीं करेगा। अब ध्यान से सुनो, तो गैर न्यायोचित ही ढूंढना पड़ेगा। भैया जो डीपीएसपी हैं वो कहां से कहां तक है, डीपीएसपी सर जो है वो आपको 36 से लेकर के 51 तक देखने को मिलेंगे, जिसमें जो आर्टिकल नंबर 36 है वो कहता है राज्य की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जो आर्टिकल 12 में है वही यहां पर है। और जो आर्टिकल नंबर 37 है सर वो कहता है कि जो डीपीएसपी हैं ये गैर न्यायोचित हैं। गैर न्यायोचित इसका मतलब है आप कोर्ट में इनके लिए न्याय मांगने नहीं जा सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। कोई राज्य कैपेबल होगा तो लागू करेगा, नहीं होगा तो लागू नहीं करेगा। सर बाकी और में क्या है, देखो आर्टिकल 32 में रिट्स हैं, बिल्कुल सही बात है। इसी को संविधान की आत्मा एवं दिल कहा गया है। इसी को बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा एवं दिल। तो संविधान की आत्मा एवं दिल किसको कहा गया है, बी आर अम्बेडकर साहब ने किसे कहा है, आर्टिकल 32 को। 37 तो ये हो गया। 44 में क्या है, 44 में यूसीसी। यूसीसी क्या होता है, यूनिवर्सल सिविल कोड कह लो, या फिर इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिवर्सल नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म किस लिए पहन के जाते थे स्कूल में, ताकि सब लोग सेम दिखें। तो जब नागरिकों के लिए सारे कोड, रिलीजियस कोड भी समान कर दिए जाएं तो उसी को समान नागरिक संहिता कहते हैं, समान नागरिक संहिता कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है, ऐसे याद रखिएगा कि 36 से 51 तक डीपीएसपी है, 3 और 6 भी अलग अलग हैं, 3 और 7 भी अलग अलग हैं, 3 और 8 भी अलग अलग हैं, 3 और 9 भी अलग अलग हैं, 4 और 0 भी अलग अलग हैं, 4 और 1 भी अलग अलग है। तो 36 से 51 तक सब कुछ अलग है, समान क्या है, सिर्फ 4 और 4 ही समान है। तो समान नागरिक संहिता 4 और 4 मतलब 44 में आपको देखने को मिलेगी। आर्टिकल 51A की मुन्ना अगर बात करी जाए तो जो 51A है इसी में क्या है, मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य है इसमें, फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें आपको देखने को मिलेंगी, जिसको लागू किया गया था, बताओ 1976 में। हाँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इसको लागू किया गया था। उस समय 10 ड्यूटीज को लागू किया गया था और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से फिर 11वीं ड्यूटी को लागू किया गया था। अगर आपसे कमेटी पूछे किसकी सिफारिश पर, तो वो थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी मेरे भाई। इसके अलावा बात करें कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कहां से लिया गया है, तो आप कह सकते हो टेकन फ्रॉम रशिया, या फिर उस समय तो रशिया नहीं था, उस समय तो यूएसएसआर था, तो कुछ भी पूछे वही सही हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि पृथ्वी के भीतर प्राकृतिक गैस के भंडारों के साथ फंसी पाई जाने वाली हीलियम 4He जिसको कह रहा है, मुख्य रूप से किस परमाणु प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो ये उत्पन्न होती है मेरे भाई, जैसे यूरेनियम हो गया, जैसे थोरियम हो गया, तो ये परमाणु प्रक्रिया होती है कि नहीं होती है। यूरेनियम थोरियम के ऊपर जो अल्फा पार्टिकल का डिके होता है, तो अल्फा डिके ऑफ हैवी एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थ्योरियम, है ना। तो जो अल्फा डिके होता है यूरेनियम और थ्योरियम का, यू और टी एच जिसको बोलते हैं, तो उसी से फिर आपको 4He देखने को मिलता है। राष्ट्रीय जलवायु सेवा ढांचा एनएफसी कार्यात्मक रूप से संयुक्त राष्ट्र और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की स्थापना कब हुई थी, तो भाई साहब आपका 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय जलवायु सेवा ढांचा एनएफसी कार्यात्मक रूप से
संयुक्त राष्ट्र और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा दी गई किस वैश्विक पहल के निर्देशों पर काम करता है? तो भाई साहब ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर द क्लाइमेट सर्विसेज। तो WMO ग्लोबल फ्रेमवर्क जो है विश्व के लिए पूरा जो फ्रेमवर्क है किस चीज का, क्लाइमेट सर्विसेज का, उसी पर बेसिकली काम करता है। छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें तो ज्यादा परेशान होने वाली बात ही नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जो ग्रीन हाउस एमिशन होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके एमिशन को रोकने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, है ना बेसिकली। पेरिस एग्रीमेंट भी क्लाइमेट से संबंधित है, पेरिस एग्रीमेंट भी क्लाइमेट से संबंधित है। आपसे कह रहा है कि विच कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बेस्ट डिस्क्राइब्स आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, यानी अमूल की बात कर रहा है। तो अमूल जो है, जो अमूल है, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कौन सा है जो इसको डिस्क्राइब करता है? वेयर मिलियंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स, मतलब बहुत सारे दूध उत्पादन करने वाले लोग कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से ओन करते हैं ब्रांड को, तो सबके पास अपना शेयर हो जाता है। तो इस ब्रांड को बहुत सारे लोग ओन करते हैं। शेयर द इकोनॉमिक ग्रेन्स। अच्छा, किस प्रकार की कंपनी है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या ये एक PSU कंपनी है? सरकारी कंपनी है अमूल की? है अमूल की कंपनी कोई सरकारी कंपनी है? नहीं भैया, तो PSU तो हो ही नहीं सकती, है ना। कॉर्पोरेट सोसाइटी एंटरप्राइज, ये तो सामूहिक रूप से होती है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप किसी की एक ही है नहीं, वरना तो फिर सब लोग कैसे ओन करते हैं? सोल प्रोप्राइटर का मतलब है एक ही मालिक है। मल्टीनेशनल प्राइवेट कॉर्पोरेशन नहीं, मल्टीनेशंस की, अलग अलग देशों की नहीं है, एक देश की है पर वो मल्टीनेशंस में काम करती है, तो फिर भैया ये भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंटरप्राइज सहकारी समिति उद्यम है जिसमें काफी सारे लोगों के पास इसके अधिकार हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया बॉय। आपसे कह रहा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, अगर हम बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर आता है मेरे भाई USA। कौन आता है? USA। नंबर 2 पर कौन आता है? रशिया। USA रशिया। नंबर 3 पर कौन आता है? चाइना। और नंबर 4 पर कौन आता है? अपना इंडिया आता है, यानी कि भारत आता है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? चौथी है काफी समय से। आपसे कह रहा है कि होजागिरी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें नर्तक अपने निचले शरीर को हिलाते हुए अपने सिर के ऊपर घड़े और दिए की संतुलित, देखो इसमें क्या होता है, जैसे एक महिला है मान लेते हैं, है ना, एक महिला है भाई, ऐसे मुझे ज्यादा ड्राइंग नहीं आती है तो ऐसा मत सोचना, ठीक है। जैसे महिला, तो महिला के सर के ऊपर ऐसे मटका सा रखा रहता है, लंबा सा, है ना, लंबा सा मटका रहता है, उसके ऊपर ऐसे दीपक सा जो ये जलता है। तो महिला है ये इस प्रकार से डांस करती हैं कि सर के ऊपर थोड़ा सा लंबा सा ऐसा मटका सा होता है, उसके ऊपर दीपक सा होता है, और फिर ऊपर की बॉडी को तो इससे रखना पड़ेगा तुम्हें, और नीचे की बॉडी को हिला करके, मतलब डांस जैसे भी किया जाता है वो नृत्य करती हैं, और सर थोड़ा सीधा रहता है, डुक 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 ऐसे। कई बार तो ये महिलाएं ना जैसे नीचे मटके रख लेते हैं, तो मटके के ऊपर खड़े होकर के नृत्य करती हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा? त्रिपुरा में। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे त्रिपुरा हो गया, तो वांगला मेघालय का फेमस नृत्य है, चेरू मिजोरम का फेमस नृत्य है, और मणिपुरी तो फिर मणिपुर का है ही, ये तो आपको पता ही है, मणिपुरी तो फिर मणिपुर का फेमस नृत्य है ही। आपसे कह रहा है कि के रूप में चिन्हित किया गया, अच्छा करेक्ट ऑप्शन बताइए। द आयुष्मान भारत पीएम जय स्कीम प्रोवाइड्स कैशलेस हेल्थ कवर अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। बिल्कुल सही बात है, हर साल बेसिकली सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और कैशलेस इलाज है। तो सबके पास जो आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, इलाज कराने जाते हैं, तो वो कार्ड वहीं पे दिखा दो, तो डायरेक्ट पेमेंट हॉस्पिटल को पहुंच जाता है। आपको पहले पैसा जमा करना नहीं पड़ता, क्या पहले आप जमा करो फिर आपके खाते में आएगा। जैसे इंश्योरेंस वगैरह कराते हो ज्यादातर में पहले ऐसा होता था कि जमा करो फिर खाते में आएगा, आजकल तो इंश्योरेंस में भी ऐसा ही होता है कि डायरेक्ट कैशलेस मतलब डायरेक्टली कंपनी हॉस्पिटल को कर देती है। तो इसका मतलब ये सही है। यह कमजोर परिवारों के लिए माध्यमिक यानी सेकेंडरी और टर्शरी देखभाल अस्पतालों में भर्ती होने के खर्चों को कवर करता है। बिल्कुल सही है, इसका मतलब है दोनों ही सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेपर स्टोर्ड इन द ऑप्टिकल मैग्नेटिक मीडिया। आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड होंगे जिनको पेपर पर प्रिंट कर दिया जाए या फिर स्टोर करके रखा जाए मैग्नेटिक मीडिया के रूप में, आर लीगली क्लासिफाइड विच टाइप ऑफ एविडेंस? ये तो प्राइमरी एविडेंस होंगे, है ना भाई, ऑन पेपर रिकॉर्ड है या इलेक्ट्रॉनिकली ये मीडिया मैग्नेटिक मीडिया है, तो प्राइमरी एविडेंस होंगे। एक निश्चित अक्ष के परित, एक निश्चित एक्सिस है, उसके परित नियत कोणीय वेग से घूमने वाले दृढ़ पिंड को क्या कहा? पिंड घूर्णन अक्षर पर स्थित किसी कण का त्वरण कितना होगा? अच्छा, फॉर अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी है रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है,
द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल लोकेटेड एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस, तो एक्सिस ऑफ द रोटेशन, तो अच्छा उसका क्या होगा, जीरो ही होना है ना, एक्सिस पे अगर कोई पार्टिकल है तो उसका तो आपका जो है एक्सेलरेशन जीरो ही होना है। निम्नलिखित निकायों को उनकी स्थापना गठन के कालानुक्रम क्रम में बताइए। भैया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है 1993 का होगा ये। नीति आयोग की बात करें तो ये 2015 का होगा। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951 का होगा। तो अब इसको अगर लगाया जाए तो सबसे पहले तो 51 यानी सी आएगा, सी आएगा तो ये खत्म, सी के बाद में आएगा ए, सी के बाद ए, ऑप्शन नंबर ए में ही है तो ये वाला खत्म हो जाएगा। देख रहे हो, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो फाइनेंस कमीशन बेसिकली आर्टिकल अगर पूछा जाए तो आर्टिकल 280 के तहत आपको देखने को मिल जाता है मेरे भाई। अगला आपसे कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में वह सटीक स्थान कौन सा है, यूकैरियोटिक कोशिका में वह सटीक स्थान कौन सा है जहां इलेक्ट्रॉनिक परिवहन श्रृंखला के एंजाइम स्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन आर लोकलाइज्ड। तो ये तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो जाएगी। आपसे कह रहा है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी जो 2000 आई थी, by which target year does India aim to achieve a stable population consistent with sustainable economic growth? सस्टेनेबल क्या होता है, सतत विकास होता है। तो आपसे ये कह रहा है कि सतत आर्थिक विकास के अनुकूल एक स्थिर जनसंख्या का जो प्लान था वो विकसित भारत कब तक का है, 2045 है ना, 2045 है ना, तो तब तक की जनसंख्या का भी है। आपसे कह रहा है कि वे विद रेफरेंस टू द जुडिशियल लीडरशिप ऑफ इंडिया। अच्छा सूर्यकांत, ये तो अभी करंट चीफ जस्टिस भी हैं 53rd नंबर के। तो जस्टिस सूर्यकांत अज्यूम्ड ऑफिस ऑन 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं जो कि बी आर गवई के स्थान पर 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपको लिखवाई देता हूं, थोड़ा सा देख लो। अगर 50वें बात करी जाए, 50वें में से कोई नहीं है, 50वें हैं डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ हो गए। अगर हम 51वें की बात करें तो संजीव खन्ना हो गए, संजीव खन्ना हो गए। अगर हम 52वें की बात करें तो 52वें बी आर गवई हो गए। अच्छा दे रखे हैं इसमें बी आर गवई भी है ना। और 53वें जो करंट हैं, ये तो सबको पता होगा, सबको पता होगा, प्रोटेस्ट में सब ने देख लिया है ना, सीजेपी के दौरान सब ने देख लिया। तो ये कौन हो गए, सूर्यकांत हो गए, सूर्यकांत हो गए। अब देख लो, तो डी वाई चंद्रचूड़ के बाद संजीव खन्ना आए और संजीव खन्ना के बाद बी आर गवई आए, बी आर गवई के बाद सूर्यकांत आए। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायमूर्ति बी आर गवई, तो सूर्यकांत जो है बी आर गवई की जगह पे आया, इसका मतलब है पहला वाला सही हो गया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी, डीवाई चंद्रचूड़ के अधिकारी संजीव खन्ना थे, इसका मतलब है ये भी सही हो गया। तो ये 51 में है, संजीव खन्ना 91 में है, ये यहाँ पे लिखा ही है तो सही है। तो डीवाई चंद्रचूड़ 50वें हो गए, 51वें संजीव खन्ना, 52वें बी आर गवई और 53वें सूर्यकांत हो गए। तो इसका मतलब है सबके सब सही है, तो बोथ आर करेक्ट। आपसे कह रहा है कि जूडो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, जापान के टोक्यो में स्थित कोडाकन जूडो संस्थान को जूडो के ऐतिहासिक जन्म स्थान और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में माना जाता है। जूडो की उत्पत्ति को जापान से ही रिलेट किया जाता है, तो इसका मतलब है पहला का वाला सही है। द जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, JFI, इंडिया की बात कर रहा है, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो जूडो फेडरेशन है, कंडक्टेड द फर्स्ट नेशनल जूडो चैंपियंस इन 1966। बिल्कुल सही बात है, हैदराबाद तेलंगाना में इनको आयोजित किया गया था, 1966 की बात थी, तो हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया था, तो दूसरा भी सही है, इसका मतलब है सी सही है। आपसे पूछा है कि 1907 के अशांत सूरत अधिवेशन, जो आईएनसी का अधिवेशन था, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी मेरे भाई। तो आईएनसी की स्थापना जब 1885 में हुई थी तो इसमें दो प्रकार के लोग थे, एक था 1885 से लेकर के 1905 तक का समय, और एक 1905 से लेकर के लगभग 1900 तक का समय था, क्योंकि 1919 के बाद तो बेसिकली जितने भी मूवमेंट्स हुए थे वो गांधी जी की अध्यक्षता में हुए थे। तो 1985 से लेके 1905 तक का जो समय था, इसको मॉडरेटर्स का समय कहा जाता है, मॉडरेटर्स का समय कहा जाता है, यानी कि नरम दल का समय कहा जाता है। और इसको जो समय कहा जाता है वो है एक्सट्रीमिस्ट का समय, एक्सट्रीमिस्ट बोले तो गरम दल का समय, इसी को गरम दल का समय कहा जाता है। तो मॉडरेटर्स जो प्यार से बात बनवाते थे, 1905 तक ठीक था। 1905 में हुआ बंगाल विभाजन, और जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ
तो इसी बंगाल विभाजन के बाद भारतीयों के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, इसके विरोध में शुरू किया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन। और जो ये स्वदेशी आंदोलन था, सबसे पहली बात ये आई थी क्या आईएनसी इसे सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। तो 1905 में आईएनसी का सेशन रखा गया था बनारस में, और उस सेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में ये कहा गया था कि आईएनसी इसको सपोर्ट करेगी। अब सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन जब 1906 आया तो नरम दल वाले जो लोग चाहते थे हमारी विचारधारा से आईएनसी काम करे, गरम दल वाले चाहते थे कि अंग्रेज ऐसे नहीं सुनेंगे तब तक थोड़ा तोड़ फोड़ नहीं करेंगे कि हमारी विचारधारा से काम किया जाए। तो इन दोनों में मतभेद हो गया, और 1906 में जो गरम दल वाले अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे आईएनसी का, और मॉडरेटर्स अपना बनाना चाहते थे। लड़ाई होने वाली थी कि आपका दादा भाई नौरोजी बीच में आगे बोले मुझे अध्यक्ष बनना है। अब दादा भाई नौरोजी का सम्मान ये भी करते थे, ये भी करते थे, कोई कुछ नहीं बोला। तो 1906 में कलकत्ता में सेशन हो गया, अध्यक्ष बन गए दादा भाई नौरोजी। बट यही समस्या फिर 1907 में हो गई, सेशन था सूरत का। अब बार बार दादा भाई नौरोजी कब तक बीच में आते, तो यहाँ पर लड़ाई हो गई, एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल दिया गया, बचे सिर्फ नरम दल वाले। और नरम दल वालों में से रास बिहारी बोस जो थे, रास बिहारी घोष जो थे वो अध्यक्ष बने थे। ठीक है, रास बिहारी घोष बन गए थे, और एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल दिया गया था, उनको जेल हो गई थी। फिर 1915 के आसपास तक सब एक्सट्रीमिस्ट छूटे थे, फिर जाकर के बीजी तिलक ने एनिवेशन के साथ मिलकर के होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करी थी। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले भाई सब अध्यक्ष रहे हैं, किसके अध्यक्ष रहे हैं, आईएनसी का। कौन सा सेशन, 1905 का बनारस सेशन। तो बनारस अधिवेशन इसके अध्यक्ष हैं। दादा भाई नौरोजी तो 3 बार इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भैया क्या है कथन की द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बिल्कुल सही बात है, 1757 में ये बना था, इसका मतलब है पहला तो सही है। दूसरा आपसे कह रहा है कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग था मेरे भाई। ओहो हो विलियम मेंटिक दे रखा है, विलियम मेंटिक गवर्नर जनरल नहीं था मेरे भाई, ये तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था, बंगाल का नहीं। ये था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये इंडिया का गवर्नर जनरल था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, इन्होंने पता क्या किया, ये वाला तो ये था और ये वाला ये था, उल्टा दे दिया है, समझ गए। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम मेंटिक। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। और जो वॉरेन हेस्टिंग है वो 1773 में बना था, और जो विलियम मेंटिक है ये 1833 में बना था। इसका मतलब है ये दोनों गलत हो गए, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ओनली 1 जो है यही होगा सही उत्तर। अगर आपसे इसी दौरान ये पूछ ले कि फर्स्ट वाइसरॉय कौन था, फर्स्ट वाइसरॉय, तो भैया वो था कैनिंग, जो 1857 की क्रांति के बाद बना था। कैनिंग, कैनिंग 1858 का जो एक्ट आया था उस दौरान ये बना था। आपसे कह रहा है कि वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026, वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026 के संबंध में बताइए। द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स एंड यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट सेक्रेटरिएट। बिल्कुल सही बात है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स भी होंगे और फॉरेन सेक्रेटरिएट भी होगा, वो फॉरेस्ट सेक्रेटरिएट, ये भी सही है। वनों के क्षेत्रफल में सबसे अधिक वार्षिक गिरावट दक्षिण अमेरिका में दर्ज की गई है। तो वनों के क्षेत्रफल में दक्षिण अमेरिका में दर्ज की गई है, बिल्कुल सही बात है। 4.1 मिलियन हेक्टेयर ये वन क्षेत्र नष्ट हो गया है। इस दशक के दौरान वैश्विक स्तर पर नष्ट हुए प्राथमिक वनों का क्षेत्रफल 16 मिलियन हेक्टेयर था, बिल्कुल सही बात है ना। उसमें से 4.1 मिलियन तो वही था। तो तीनों ही सही है, तीनों ही सही है, तो आंसर डॉग होगा। आपसे कह रहा है कि 24 मार्च 2026 को मनाए गए विश्व क्षय रोग यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड टीबी डे हो जाता है ये, वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे यानी ट्यूबरक्लोसिस डे, तो 24 मार्च को ये मनाया जाता है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षय रोग मनाए गए विषय क्या था। यस वी कैन एंड टीबी, यस वी कैन एंड टीबी, स्टॉप नहीं है, फाइट नहीं है, क्योर नहीं है, वी कैन एंड टीबी, तो यस वी कैन एंड टीबी ये इस बार का उद्देश्य था। लाहौर षड्यंत्र मामले, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसे फांसी दी गई थी। लाहौर केस जो था तो उसमें राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों ही थे। तो राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, तो भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राजगुरु थे। बटुकेश्वर दत्त को नहीं दी गई थी। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 मतलब ऑप्शन है। और बेसिकली जो है 23 मार्च 1931 की वो दिन था जिस समय पर आपका राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त को फांसी दी गई थी। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गए आपके 25 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चंस करने में मजा आया होगा, शानदार तरीके से आपने क्वेश्चंस किए होंगे। और अगर इस बार कोई गलती हुई है तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में उसका सुधार करना।
जांचना अपने आप को कि ये गलतियां क्यों हुई, कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे थे, उसको अगली बार मत करना, और अगली बार कोशिश करना कि आपका स्कोर ज़्यादा आए, है ना। और जितने भी नए बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता है तो भैया टेस्टविल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टेस्टविल ऐप में आपको ये सभी मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे और रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट होते हैं। तो भैया जो भी नए हैं टेस्टविल ऐप जरूर डाउनलोड करें सटीक और बेहतर तैयारी के लिए। तो आज यहीं तक, अब मिलेंगे आपसे अगले मॉक टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।